विषय के टॉपिक में कन्वेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। करें स्टार्ट। जी सर। सांगलिया ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट टाइम कल क्या किया था सर? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड किया। जी सर। सर और शाम सीरीज के बारे में भी बताया। ऐसे ना हो शाम सीरीज रात सीरीज हो जाए। जी सर। सर आप कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? कैसे? अच्छा सर, ठीक है। जी सर ठीक है। मैंने डब्बा रखा हुआ है, किसी ने खाना तो आ जाए। ये सर नमकीन अब है, तो ये सर अब मीठे यूनी वाले बंद हो हैं। गई, नहीं तो सुबह आ जाना। मीठे वाले भी रखे हुए हैं। दिल खुले होने चाहिए है, कोई शय नहीं से बंद होंगी। जी सर। नाल चाह भी होनी चाहिए। की कहना आसिफ? सर कह रहा है साथ चाय भी होनी चाहिए। चाय ला आओगे तो पिलावांगे ना, पर एसओपीज। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आज एक और कह लें इसकी एप्लीकेशन एक और देखते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? अच्छा जी, एक मिनट। आज है एंगल बिटवीन सरफेसेस, वो भी इसकी मदद से निकाला जा सकता है। अच्छा जी, दो सरफेसेस हैं, सरफेसेस के साथ एंगल किस तरह निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया था कि सरफेसेस के दरमियान जो एंगल है वो उनके ऊपर उनके नॉर्मल्स जो है उनके दरमियान जो एंगल होता है वो सरफेसेस के दरमियान एंगल होता है। टेंजेंट्स ड्रा किए जाते हैं, एक का टेंजेंट दूसरे के ऊपर नॉर्मल होता है। कुछ इस तरह की बातें हमने की हुई हैं ऑर्थोगोनल पढ़ते हुए। तो जो एंगल हुआ करता है कोई सी भी दो सरफेसेस, उनके जो नॉर्मल्स के दरमियान एंगल हो, तो जो नॉर्मल्स के दरमियान एंगल है, क्योंकि नॉर्मल्स तो लाइन होंगी या प्लेन होंगी तभी एंगल कैलकुलेट किया गया। अगर वो सरफेस है, कर्व टाइप है, फिर एंगल कैलकुलेट करना औखा। ये दो सरफेसेस हैं, एक S1 है और एक S2 है। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल है तो क्या है, इनका नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। एक का नॉर्मल ये है, दूसरी का नॉर्मल ये है, तो ये जो एंगल बनेगा ये सरफेस के दरमियान एंगल। अच्छा जी, तो ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है? दो सरफेसेस हैं, मैं लिखता हूं जी इधर 2x प्लस y माइनस
z इज इक्वल टू 0, और दूसरी सरफेस है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट 1 0 1। तो ये दो सरफेसेस हैं, इक्वेशन से पता चल रहा है, एक स्फीयर है एक प्लेन है। ठीक है, एक क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 4, ये स्फीयर है, और 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 0, ये प्लेन है। प्लेन समझते हो ना, जहाज वाला प्लेन नहीं, प्लेन प्लेन जिस तरह पेज नहीं होता, यस सर। या शीट कह लें स्टील की। तो एंगल किस तरह फाइंड होगा, इनके नॉर्मल लेंगे, और इनका नॉर्मल किस तरह लेंगे, जब इनका ग्रेडियंट लेंगे। तो पहले वाले का ग्रेडियंट क्या बना, इसको फाई 1 कह लेते हैं, इसको फाई 2 कह लेते हैं। तो डेल फाई 1 इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के, नेट स्लो है, सर जे प्लस नहीं आएगा। चले जी, ये ले, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट पुट करने के बाद आया, पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी वजह ये फर्स्ट वन डिमेंशनल था। ठीक है, और दूसरा इसका डेल लिया, उसका नॉर्मल कैलकुलेट किया, तो जवाब आया हमारे पास ये सरफेस की इक्वेशन में ना, वो इक्वल 4 था ना, इसको इधर ले जाके ये इक्वल टू 0 करें, क्योंकि सरफेस का फार्मूला होता है, मैंने लिखा भी था, फाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। तो इसी को यूटिलाइज किया है, तो वो जो -4 उधर था वो इधर लिख लिया। डेल लिया जी इसका, तो जवाब क्या आया आपके पास, टू, एक मिनट, 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और जब पॉइंट पुट किया तो ये बन गया 2i प्लस 2k।
कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ए कॉस थीटा डॉट बी किसके ओवर बराबर? ए डॉट बी ओवर ए का मॉड बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मॉड बी मॉड। इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यस सर। यस। तो ये वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इनका डॉट लेंगे और इनकी मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 और नीचे इनकी मैग्नीट्यूड डेल फाई 1 मॉड डेल फाई 2 तो ये बन गया 2 ओवर 2 इंटू 6 अंडर रूट। मैं कैलकुलेशन पूरी लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, सॉरी। तो ये बन गया ये 1/12 अंडर रूट आया, तो 1/12 को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू अंडर रूट 3, और इससे थीटा निकला cos इनवर्स वन ओवर 2 अंडर रूट 3। तो जवाब आया 73.22 डिग्री। ठीक है जी, ग्रेडियंट की एक और एप्लीकेशन बता दी, ये सरफेसिस के दरमियान जो एंगल है उसको बताता है। कोई बात पूछनी हो? कोई बात पूछनी हो? नहीं सर जी। अब डेल को स्केलर पे अप्लाई किया था, अब डेल को वेक्टर पे अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? वेक्टर के वेक्टर पे। ऊपर। तो जब वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो दो तरीके हैं, या डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का डेल लेना है डॉट के साथ, डेल लेना है वेक्टर के साथ, यानी डॉट प्रोडक्ट का। एक मिनट जी, डेट क्या है? आज डेट है सर जी 26। पकड़ दो। स्टैम्प लगा दो, स्टैम्प लगा देना।
11 वो तो हो ही रही है। सेम दे दिए। जी सर। अच्छा जी, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर के साथ। ए वेक्टर है जी हमारे पास, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा A1I प्लस A2J प्लस A3K ये एक वेक्टर है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इस वेक्टर का जब डॉट लेंगे डेल ऑपरेटर के साथ, याद रखिएगा जो डेल है वो वेक्टर ऑपरेटर है, तो वेक्टर की डॉट वेक्टर के साथ, पहले ऑपरेटर है बाद में वेक्टर है, जवाब स्केलर आएगा। ठीक है। और अगर पहले वेक्टर लिख दिया बाद में ऑपरेटर लिखा तो ये डाइवर्जेंस नहीं होगा। ये क्या होगा, ये आप लोगों ने ढूंढ के लाना है। ये डाइवर्जेंस है जिसको मैंने टिक किया, ये डाइवर्जेंस नहीं है। क्या है ये ढूंढ के लाना है। तो डेल डॉट ए, तो ये बन गया A1 पार्शियल A1 बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल A बाय पार्शियल y, A2 सॉरी, क्योंकि और पार्शियल A3 डिवाइडेड बाय पार्शियल z। ये स्केलर है। एक्स वाई जी ये लेंथ्स हैं, ये डायमेंशंस हैं। जिस डेरिवेटिव में डायरेक्शन नहीं है, चाहे पार्शियल है ऑर्डिनरी है, तो वो डायमेंशनल डेरिवेटिव है एक्स वाई जी के लिहाज से। टाइम के लिहाज से है तो वो रेट ऑफ चेंज है। एक्स वाई जी यानी लेंथ या किसी डायमेंशन के लिहाज से उसका अगर डेरिवेटिव है तो वो डायमेंशनल डेरिवेटिव है, और अगर डायरेक्शन गिवन है तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन की थी हमने। इसको डिव ए भी लिख देते हैं, डाइवर्जेंस ए। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, बहुत टाइम लग जाना है हमें, और फिलहाल इतना देखें कि ये डाइवर्जेंस है। इसकी एक एप्लीकेशन है वो फ्लूइड के हवाले से है, वहां पे ये भी यूज होता है।
डॉट प्रोडक्ट्स की वैसे फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको कल बताई थी एक, कि वो आपको यानी ए डॉट बी लिखा हुआ है तो पहले वेक्टर की इसकी डायरेक्शन ए, डेल है ए के साथ, डेल डॉट ए, तो डेल तो खैर ऑपरेटर है, ऑपरेटर की क्या उसके भी तो कंपोनेंट्स होते हैं, इसका वो हिस्सा जो ए की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वो कंपोनेंट है। तो ये जो कंपोनेंट आएंगे ये डायमेंशनल डेरिवेटिव्स। को बात पूछनी हो, को गल पूछनी होवे, सर एक बार दोबारा बता दें। कहाँ से? डायमेंशनल डेरिवेटिव के बारे में। डायरेक्शन के बगैर जब भी डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाई जी के लिहाज से वो डायमेंशनल डेरिवेटिव होता है। ओके सर। सर यहाँ पे एक ही तो डायरेक्शन है ना, ए वेक्टर है, तो फिर ये बगैर डायरेक्शन के कैसे डेरिवेटिव है? ए की डायरेक्शन है, ए वन की है, सिंपल स्केलर का डेरिवेटिव ले ले एक्स के लिहाज से, वो भी डायरेक्शन, वो डायमेंशनल डेरिवेटिव है। चलें इस तरह समझ लें। वैसे ये देखिएगा ना, पार्शियल ए वन बाय पार्शियल एक्स लिखा हुआ है, डायरेक्शन तो नहीं है ना? जी सर। चलें, अच्छा जी, और एक फिर अगर डाइवर्जेंस है, वेक्टर है, तो फिर उसका कर्ल भी होता है, कर्ल। वैसे कर्ल का लड़कियों को तो बहुत ज्यादा पता होगा जब तैयार होती होंगी किसी पार्टी पे या शादी हो गया, आजकल वैसे भी शादियों का सीजन है। क्यों आसिफ? आसिफ की फील्ड है ना। आसिफ किधर हो? सोया हुआ है आसिफ। कर्ल ऑफ ए वेक्टर, स्पाइरल टाइप इस तरह कर्ल सा बनता है ऑफ ए वेक्टर। लाजमी नहीं है कि कोई चीज सीधी ट्रेवल कर रही हो, गौर से सुनिएगा। लाजमी नहीं है कि कोई चीज सीधी इस तरह मूव कर रही हो, घूम के भी कोई चीजें मूव कर सकती हैं। कोई है मिसाल आपके ज़हन में तो बता दें, घूम के चीजें ट्रेवल करती हो। सर अर्थ रिवॉल्व। सर प्लैनेट्स। ये तो तीन तीन डायरेक्शंस में घूमते हैं। सर जी ये जो नट लगता है। नट लगता है। और सर जी कोयल में करंट। कोयल नहीं होती, क्वाइल होता है पुत्र। अच्छा है, ठीक है सर जी। होर किते नहीं वेखिया, घड़ी घूमती नहीं वेखी, घड़ी दियां सूइयां देखिया सर जी। क्लॉक वाइज ते एंटी क्लॉक वाइज तवाफ कीता किसी ने उमरे ते गया होवे कोई। एक है अपनी ही जगह पे घूमते रहना, उसको सर्कुलेशन कहते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। एक ही जगह पे एक ही सरफेस पे घूम रहे हैं, उसको सर्कुलेशन कहते हैं, उसको चक्कर कहते हैं, कर्ल नहीं कहते। उसे कर्ल पड़ता भी नहीं है। कभी वो सेब काटे ना ऐसे गोल गोल काटे तो वो बाद में कुछ ऐसे करते तो कर्ल सा बन जाता है। या बाल आप जब वो क्या स्ट्रेटनर होता है, क्या बोलते हैं उससे, जब आप बनाते हैं कर्ल से बनाते हैं, तो ऐसे जब गोल करके उसको छोड़ते हैं तो इस तरह वो कर्ल में बनता है। वो उसी जगह नहीं घूमता सारा, वो ऐसे ट्रेवल करता है। स्प्रिंग कह लें, स्प्रिंग देखा है कभी? जी सर। जी सर। उसके बाद कभी बोतल का ढक्कन खोला है? यस जी सर। सर।
आप घुमाते हैं लेकिन ढक्कन ऊपर को आ रहा है। इसी तरह नट पे बोल्ट में भी होता है, घुमाते हैं, नट ऊपर टाइट कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, और लूज करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर को आता है। आप घुमा रहे हैं लेकिन वो स्क्रू इस तरह वर्टिकली मूव कर रहा है ऊपर को। ढक्कन खोलते हैं, आप हाथ इसी तरह घुमाते हैं ना, बोतल इस वक्त पड़ी हुई, ये पड़ी हुई, जब आप इस तरह घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है ना, ठीक है ना, ढक्कन तो ऊपर को ही खुलता है ना। तो घूमने के साथ भी मोशन होती है। शहद की मक्खी को अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे वो घूमते हुए जाती है, कर्ल की स्पाइरल टाइप सी जो है, ठीक है। तो वो जो है वो कर्ल इफेक्ट है, कर्ल इफेक्ट है, ये जो स्पाइरल इफेक्ट है, ठीक है। ये वेक्टर ऑपरेटर है, डेल वेक्टर ऑपरेटर है, और इसका क्रॉस लेना है वेक्टर के साथ। ए ही वेक्टर है तो उसका क्रॉस ले लिया, हमें सबको आता है। फिजिकल इंटरप्रिटेशंस कर्ल की तो मैंने काफी सी बता दी हैं, ठीक है। और ये इस तरह आता है, कर्ल लेना आता है, आता होगा लेना, आई जे के, Yes, sir. पहले डेल ऑपरेटर आया तो उसके कंपोनेंट आएंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, और उसके बाद ए के कंपोनेंट A1, A2, A3, फिर आगे एक लंबी बहस है, वो इसको एक्सपेंड कर लें, इक्वल टू 0 हो जाए, ये वो फ्लाटम का, उस पर हमारी बहस ही नहीं है। हमें इतना पता है ये कर्ल है, ये वेक्टर है हमारे पास। कोई इतराज है तो बता दें। कोई इतराज है तो बता दें। सर आपने नो सर। डेल के नीचे जो लाइन लगाई है सर, ये गलती से लगी है या आपने? गलती से नहीं लगी, वो मैंने जोर देने के लिए ना, मेंशन करने के लिए बताया था। वैसे लाइन नीचे लगा दे ऊपर लगा दे एक ही बात है, इसको बोल्ड कर दें, प्रोमिनेंट ही करना कि वेक्टर है। ओके सर। ठीक हो गया जी। ये जी था सर। हमारा डेल ऑपरेटर और उसकी कुछ एप्लीकेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। फरहान चिश्ती कुछ पूछना चाह रहा है जी, चिश्ती साहब। सर ये आपने पीछे डाइवर्जेंस में बताया कि ये जो डेल डॉट है ये स्केलर है, तो ए डॉट डेल स्केलर नहीं है। ये नहीं मैंने कहा कि स्केलर नहीं है, जी सर। मैंने ये कहा कि डेल डॉट ए डाइवर्जेंस है। ठीक है सर। और सर ये स्केलर भी है और फिर नीचे वाला भी स्केलर ही होगा सर? स्केलर ही है, डॉट प्रोडक्ट में जवाब स्केलर ही है, लेकिन डेल डॉट ए स्केलर है और डाइवर्जेंस है। ए डॉट डेल स्केलर है, डाइवर्जेंस नहीं है। क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है सर। ठीक है जी सर ठीक है। अच्छा, एक बात दोबारा रिकॉल कर दें। मैंने स्टार्ट में एक दफा आप लोगों से कुछ स्टूडेंट से उनका एड्रेस पूछा था, तो मैंने ये बताया था एड्रेस यानी उन्होंने अपनी पोजीशन बताने के लिए कुछ रेफरेंसेस दिए थे, यानी मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी, ये शहर, ये ऐसे ही है। यस सर। जी सर। तो किसी भी चीज की पोजीशन लोकेट करनी हो, किसी भी चीज की पोजीशन लोकेट करनी हो तो हमें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। अगर और जितनी उसकी डायमेंशंस हो, ठीक है, उतने ही रेफरेंस दरकार होते हैं उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए। ठीक है, ठीक Yes, sir. है।
यस सर। अच्छा, 2 डायमेंशन है तो 2 रेफरेंस चाहिए। इन रेफरेंस को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। हुस्न इत्तेफाक ऐसा है कि जब से हमने मैथ पढ़ना शुरू किया है और मैथ में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने शुरू किए हैं, हमने सिर्फ 2 डायमेंशन के एक ही तरह के कोऑर्डिनेट्स देखे हुए हैं, एक्स और वाई। ऐसे ही है ना? बेसिकली ग्राफ जो होता है वो पोजीशन बताने के लिए होता है। तो एक हम जी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं। इसके ऊपर जो पॉइंट लेते हैं उसको एक्स कह देते हैं, उसको वाई कह देते हैं। और कोई पॉइंट इधर पड़ा हो तो उसको लिखते हैं एक्स कोमा वाई। तो बताते हैं कि एक्स से इतने फासले पे है और वाई से इतने फासले पे है। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, बल्कि ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये एक्स है और ये वाई है। तो ये पॉइंट की पोजीशन पता लग गई कि एक्स एक्सिस से इतने फासले पे, वाई एक्सिस से इतने फासले पे। उसके बाद हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था। उसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको एक्स एक्सिस कहना है कह ले, नहीं कहना ना आगे। ये आर है, ये पोजीशन वेक्टर उसका। ठीक है, और ये उसका एंगल उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये थीटा हो गया। तो उसमें हमारे पास से आर और थीटा, हमें रेडियस पता हो और एंगल पता हो हॉरिजॉन्टल लाइन से, तब भी हम जो है पोजीशन बता सकते हैं। ये 2 डायमेंशन था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमने ये पढ़े हुए हैं, यही पढ़े हुए हैं ना। और जब हम 3D में गए तो हमने क्या किया, वहां पे हमने पढ़ा, एक एक्स पढ़ लिया, ये 3 डायमेंशन है जी। एक्स, इसके नेगेटिव नहीं दिखा सकते ना, यानी दूसरी साइड, दोनों साइड से दिखा, एक्स वाई और जी। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशन हो गया, तीनों के दरमियान एंगल 90 का। तो सारी उम्र पढ़ा यही है, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको जब एक्सटेंड करते हैं 3D में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब एक्सटेंड करते हैं 3D में, तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते हैं। एक बनता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक बनता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उनके बारे में हमने सुना हुआ है, सिलेंड्रिकल की कन्वर्जन भी देखी हुई है, स्फेरिकल की कन्वर्जन भी कभी कभी देखी होगी, लेकिन उनको यूटिलाइज या इस्तेमाल नहीं किया। को बात समझ आ रही है? यहां तक कोई बात कोई कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लें। कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लें। खामोशी को क्या समझूं जी? आगे चलें। हाँ जी सर जी। मैं चेक करदा केड़ा केड़ा सुता ते केड़ा केड़ा जागदा, मैं जरा ये बात कंप्लीट कर लूं। तो 3 डायमेंशन में हमने दिमाग हमारा इतना आदी हो गया है, हमें ये लगता ही नहीं है कि जो कोऑर्डिनेट, इनको एक्सिस भी कह देते हैं, एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, हमें यही लग रहा है कि वो लाइन की शक्ल में होते हैं। हमारे दिमाग ने ये एक सोच, एक पिक्चर सी बन गई है कि जी जब भी एक्सिस का वर्ड आएगा या कोऑर्डिनेट का वर्ड आएगा तो वो लाइन ही होगी जी। तो ये जो सब्जेक्ट है और जो अब टॉपिक शुरू होने लगा है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो ये आपको ये बताएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपने पढ़ा है, ये इन्फिनिट मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, खास मखसूस किस्म का, जिसमें तीनों एक्सिस लाइंस हैं और तीनों के दरमियान एंगल 90 है।
ठीक है। सर ये दोबारा रिपीट कर दे, बता दे थोड़ा, ये जो अभी आपने कहाँ बोला है। क्या बोला मैंने? सर ये तीनों के दरमियान जो एंगल है ये मुझे समझ नहीं आया। क्यों, एंगल आपको पता नहीं है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एंगल कितना होता है? कितना होता है एंगल? अब बोल नहीं रही। 90 सर। 90। ठीक है, तो एक्स वाई और जी तीनों में का आपस में एंगल 90 होता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास इन्फिनिटली मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। हम क्योंकि सिर्फ एक्स वाई जी वाला यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते आए हैं, इसलिए हमारे ज़हन में ये बात आती नहीं है कि इन्फिनिट मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये उन इन्फिनिट मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम से में से एक है, और ये स्पेशल टाइप का है जिसमें तीनों लाइंस हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स लाइंस हैं या प्लेन्स हैं, लाइंस हैं या प्लेन्स हैं, और तीनों के दरमियान एंगल 90 का है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम पाए जाते हैं कि ना तो जिनके दरमियान एंगल 90 है और ना ही वो लाइन है, लाइन या प्लेन है, स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। तो अब मैथमेटिशियंस का काम होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को डील करना, तो वो इन्फिनिट है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम ये स्केच बनाएं कि वो इन्फिनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास किस तरह डेवलप होंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। कि इन्फिनिट मैनी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो डेवलप किस तरह होते हैं, उनकी शक्ल किस तरह की है, वो अगर लाइंस नहीं है तो वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हुआ करेगा। तो इन चीजों को देखने के लिए जो है हम ये इंशाल्लाह ये स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सब्जेक्ट का मकसद है कि इस चीज को विजुलाइज करना कि जो इन्फिनिट मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनका एक जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसको डेवलप करना, और उसके अंदर वेक्टर्स को या किसी चीज की पोजीशन को, वेक्टर बेसिकली पोजीशन लोकेट कर रहा होता है ना, जो एरो हम लगा देते हैं कि इस तरफ को जा रहा है इतनी मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसको किस तरह लोकेट करते हैं या उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो है हम इसको करेंगे। अभी तक जो बताया प्रिलिमिनरीज देखी हैं, और आज और पहले भी बताया था, आज भी बताया है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है। तो जब आप किसी चीज की पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट की पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में रास्ता नहीं भूलेंगे किसी भी चीज का। मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि 6 नंबर गेट किस तरफ है, तो बेशक मैं मुड़ के जाऊं लेकिन मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जाना इस तरफ है, ठीक है। और अगर मुझे पता हो कि 2 नंबर गेट किस, तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसकी जो पोजीशन है, उसकी तरफ जो मूवमेंट है, उसको भी, उस स्ट्रक्चर को भी वाजे करता है। एक पिक्टोरियल सी एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया, पिक्चर, ज्योमेट्री आपके माइंड में बन जाती है, अच्छा चीजें इस तरह हुई होंगी। बाकी बातें इंशाल्लाह जी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।